That's Mike. News at 9. यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौता तोड़ा और ईरानी बंदरगाहों पर नौसेना ब्लॉकेड जारी रखा। आईआरजीसी ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाजों को पूरी आज़ादी नहीं देता, स्टेट सशस्त्र बलों के सख्त नियंत्रण में रहेगा। केवल आईआरजीसी की अनुमति वाले कॉमर्शियल जहाज ही तय रूट से गुजर सकेंगे और टोल भी लग सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर घालीबाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को 1 घंटे में 7 झूठ बताया और कहा कि ये झूठ न युद्ध जीतेंगे न बातचीत में काम आएंगे। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड पूर्ण शक्ति से जारी रहेगा जब तक डील 100% पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने युद्ध विराम बुधवार तक बढ़ाने की बात कही, वरना सैन्य कार्रवाई फिर हो सकती है। ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम लेने का दावा भी किया, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। उधर लेबनान में युद्ध विराम की स्थिति नाजुक है। इजराइल दक्षिणी इलाकों पर कब्जा बनाए हुए है और हिजबुल्लाह को निहत्था करने की मांग कर रहा है। कूटनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौर तैयार हो रहा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा के बाद इस्लामाबाद को मध्यस्थता केंद्र बनाने की कोशिशें तेज हैं। ईरान ने 6 एयरपोर्ट दोबारा खोल दिए हैं और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन से जुड़े जासूसी नेटवर्क को तोड़ने वाला दावा किया है। वैश्विक तेल बाजार अभी भी तनाव में है। अमेरिका के पूर्व ऊर्जा सचिव और नोबेल पुरस्कार विजेता स्टीवन जू ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव वैश्विक ईंधन आपूर्ति की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में जू ने कहा है कि भारत, अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों को मिलकर स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों पर काम करना होगा। उन्होंने भारत के साथ अपने पुराने ऊर्जा सहयोग को याद करते हुए कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर हमेशा गंभीर रहा है। जू ने खासतौर पर न्यूक्लियर एनर्जी और फास्ट रिएक्टर तकनीक को भविष्य की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत समय पर और किफायती तरीके से रिएक्टर निर्माण करता है तो ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को भी तकनीकी नवाचार से हल होने योग्य चुनौती बताया। हज की इस साल की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 371 भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ, जिसके साथ ही भारत में इस साल की सालाना हज यात्रा का आगाज हो गया है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की मौजूदगी में इन यात्रियों ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्थान किया। इस पहले बैच के रवाना होने के साथ ही देश के 17 विभिन्न एम्बार्केशन पॉइंट्स से हज ऑपरेशन शुरू हो गई हैं। इस वर्ष भारत से कुल 1,75,000 से अधिक तीर्थयात्री हज करने जा रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी के अधिकारियों ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी और यात्रा की सुविधाओं पर संतोष जताया। उधर बांग्लादेश से हज की पहली उड़ान सऊदी अरब पहुंच गई है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG3001 ने 419 तीर्थयात्रियों को लेकर शनिवार की सुबह जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। यह फ्लाइट शुक्रवार देर रात ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। बांग्लादेश के सऊदी अरब में राजदूत मोहम्मद देलवार हुसैन और अन्य अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। फूलों और रिफ्रेशमेंट किट्स वितरित किए गए। धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष बांग्लादेश से कुल 78,500 तीर्थयात्री हज यात्रा करेंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.